हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 से 12 मार्च 2026 के बीच में कंडक्ट होने वाला है। एंड ये सीरीज़ में आपकी 17 वीडियो रहेगी, जिसमें आपके साथ बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो ये आपकी 15 डेज़ क्रैश कोर्स सीरीज़ रहेगी, जिसमें मोर देन 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट सारी चीज़ें इसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इज द रेट लिमिटिंग फॉर लिपोफिलिक ड्रग। यहाँ पे हमें वो स्टेप बताना है जो कि एक रेट लिमिटिंग स्टेप है ड्रग की अब्जॉर्प्शन के लिए। एंड ड्रग किस टाइप के हैं, तो ड्रग आपके लिपोफिलिक ड्रग्स के केस में कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा। इसमें आपका जो रेट लिमिटिंग स्टेप रहेगा दैट विल बी डिसोल्यूशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें अगर मैं बेसिक प्रोसेस बताऊं कैसे आपकी अब्जॉर्प्शन होगी, जैसे आपका कोई ड्रग है वो आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड डोजेज फॉर्म में है। इसके बाद जब वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में है, आपने उसको इनटेक किया, एडमिनिस्टर किया, तो वो सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगा। उसकी क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन होगी। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में ये आपका सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स हैं ये डिसोल्यूशन इनकी होगी, डिसोल्यूशन प्रोसेस के अंदर हो जाएंगे। एंड देन जो ड्रग है, ड्रग जो है वो आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा एट द अब्जॉर्प्शन साइट। कहाँ पे, अब्जॉर्प्शन साइट में ड्रग आपका सॉल्यूशन फॉर्म में पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड देन ये होने के बाद में जो ड्रग है वो आपका परमिएट होगा अक्रॉस द बायो मेम्ब्रेन। जहाँ पे भी उसको पहुँचना है, जो भी हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो है वो परमिएशन होगी। एंड देन ड्रग जो है वो आपका बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाएगा। अब आपके ड्रग्स जो हैं वो आपके लिपोफिलिक ड्रग्स हो सकते हैं या फिर आपके हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होंगे, ठीक है। जो आपके लिपोफिलिक ड्रग्स हैं उनके लिए जो रेट लिमिटिंग स्टेप रहेगा वो आपका डिसोल्यूशन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। वहीं पे अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं तो उनके लिए रेट लिमिटिंग स्टेप आपका रहेगा परमिएशन अक्रॉस द बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिपोफिलिक पूछा गया तो ये आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा रेट लिमिटिंग स्टेप। एंड हाइड्रोफिलिक अगर पूछा जाएगा, हाइड्रोफिलिक, तो उस केस में आपका ये हो जाएगा परमिएशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट कंडीशन बतानी है एज पर द लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5। इसमें जो आपकी 3 मेजर ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी डिटरमाइन की जाती हैं, जिसमें आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कैसे आपका ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा उसके रिगार्डिंग रहेंगी, जिसमें आपका लिपोफिलिसिटी आ जाती है, ठीक है, पोलैरिटी आ जाती है, मॉलिक्यूलर साइज आ जाता है, ठीक है। जो नेट इफेक्ट होता है इन 3 प्रॉपर्टीज़ का वो आपका लिपिंस्की रूल ऑफ 5 के थ्रू दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जैसे एज पर द लिपिंस्की रूल ऑफ 5 ड्रग का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन इक्वल टू 500 डेल्टन्स होना चाहिए, ठीक है, 500 डेल्टन से कम होना चाहिए। लिपोफिलिसिटी ड्रग की यानी कि आपका लॉग पी भी दिया जा सकता है इस टाइप में। लॉग पी लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग ये आपकी लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स जो हैं ये आपके लेस देन इक्वल टू 10 होने चाहिए। एंड जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स हैं ये आपके लेस देन इक्वल टू 5 होने चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5, लेस देन इक्वल टू 5 होने चाहिए। यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो इनकरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये 4 कंडीशंस आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, किसी वे में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म हैज़ हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी। किस डोजेज फॉर्म की बायोअवेलेबिलिटी जो है वो हाईएस्ट रहेगी। इसमें आपका सस्पेंशन दिया गया है, कैप्सूल्स, टैबलेट एंड कोटेड टैबलेट्स। इसमें आपका सस्पेंशन जो है इनकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट रहेगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन सस्पेंशंस के बाद में आपके कैप्सूल्स इससे कम रहेगी, टैबलेट्स की उससे कम रहेगी, कोटेड टैबलेट्स की उससे भी कम रहेगी। अब कुछ अदर जो डोजेज फॉर्म्स हैं उनके कंपैरिजन में देख लेते हैं कैसे इसका ऑर्डर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस है तो सॉल्यूशंस की बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी।
सॉल्यूशंस के बाद आपके आते हैं इमल्शंस, ठीक है, सॉल्यूशंस के बाद इमल्शंस आएंगी, इमल्शंस के बाद में सस्पेंशंस आएंगी, सस्पेंशंस के बाद में आपके कैप्सूल्स आएंगे, कैप्सूल्स के बाद में टैबलेट्स, टैबलेट्स के बाद में कोटेड टैबलेट्स, एंड कोटेड टैबलेट्स के बाद एंटेरी कोटेड टैबलेट्स, ठीक, कोटेड के बाद एंटेरी कोटेड टैबलेट्स, एंड एंटेरी कोटेड टैबलेट्स के बाद सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। कौन सी? सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। सो ये ऑर्डर इसमें डिफरेंट डोजेज फॉर्म का रहता है बेस्ड ऑन द बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम इनको स्टडी करते हैं, बट यहाँ पे आप थॉरोली इसको स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंटेस्टाइनल रीजन हैज़ द हाईएस्ट ट्रांजिट टाइम, ठीक है, इनमें से कौन सा रीजन है, इंटेस्टाइनल रीजन है जिसका ट्रांजिट टाइम जो है वो सबसे हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। सो इंटेस्टाइनल रीजन जैसे आपका ड्यूडेनम है, तो इसका ट्रांजिट टाइम रहता है 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट तक यहाँ पे आपका मटेरियल रहेगा। देन जेजेनम है, जेजेनम का आपका रहता है 2 आवर्स, ठीक है, जेजेनम का ट्रांजिट टाइम है 2 आवर्स। केकम आ गया, केकम का है हाफ आवर से लेकर के 1 आवर तक, ठीक है, हाफ आवर टू 1 आवर इसका ट्रांजिट टाइम रहेगा। कोलोन जो है, कोलोन का आपका ट्रांजिट टाइम रहता है 6 टू 12 आवर्स, कोलोन्स का ट्रांजिट टाइम कितना रहता है 6 टू 12 आवर्स। सो इसमें आपका हाईएस्ट पूछा गया है इनमें से, तो हाईएस्ट आप देखेंगे यहाँ पे 6 टू 12 आवर्स आ रहा है जो कि आपका है कोलोन का। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके अलावा एक रीज़न आपका रहता है इलियम, ठीक है, एक रीज़न आपका रहता है इलियम जिसका ट्रांजिट टाइम रहता है 3 टू 6 आवर्स, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ह्यूमन सीरम एल्बुमिन इज, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? सो जो आपके ब्लड प्रोटीन्स हैं जो कि आपके ड्रग्स के साथ बाइंड करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, जैसे आपका ह्यूमन सीरम एल्बुमिन हो गया, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, लिपोप्रोटीन्स, ग्लोबुलिन हो गए, हेमोग्लोबिन। सो ये डिफरेंट ब्लड प्रोटीन्स हैं जो कि ड्रग के साथ बाइंड करते हैं। अब इसमें डायरेक्टली ह्यूमन सीरम एल्बुमिन का मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है जो कि आपका रहता है 65,000। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहती है, कंसंट्रेशन पूछ ली जाएगी तो इट विल बी 3.5 से लेकर के 5.0 ग्राम परसेंट, ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन रहती है। अब कुछ अदर जो ब्लड प्रोटीन्स रहते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो पूछा गया है प्रीवियसली वो ह्यूमन सीरम एल्बुमिन का ही पूछा गया, बट अदर को भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, जैसे कि आपका अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ठीक है, तो इसका कितना रहता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है 44,000, ठीक है, इसका रहता है 44,000। देन आपका रहेगा लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, तो लिपोप्रोटीन्स का कितना रहेगा, सो लिपोप्रोटीन्स का आपका रहता है 2 लाख से लेकर के 200 के लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 लाख से लेकर के 34,000 के, ठीक है, 3 लाख 34 लाख, बेसिकली 34 लाख, 2 लाख से लेकर के 34 लाख आपका मॉलिक्यूलर वेट रहता है लिपोप्रोटीन्स का। देन लिपोप्रोटीन्स के बाद अगर मैं अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन की बात करूँ, अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन की, सो अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन का रहता है 59,000। देन अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन की बात करूँ, अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन की, सो अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन का रहता है 1,34,000। एंड देन हाँ आपका हेमोग्लोबिन रहता है, हेमोग्लोबिन का रहता है 64,500 मॉलिक्यूलर वेट डेल्टन्स में। सो ये इसके मॉलिक्यूलर वेट हैं सारे के सारे, आपको एक बेसिक आप इसमें रिमेंबर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए, डी, ई एंड के बाइंड्स विद, तो विटामिन ए, डी, ई एंड के किसके साथ बाइंड करता है? सो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियसली रेलवे फार्मासिस्ट में पूछा गया है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली वहाँ पे आपका फैट सॉल्युबल विटामिन के केस में पूछा गया था कि फैट सॉल्युबल विटामिन किसके साथ बाइंड करते हैं, सो दे बाइंड विद द अल्फा 2 ग्लोबुलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे ही आपकी जो ड्रग्स की बाइंडिंग रहती है ग्लोबुलिन के साथ वो अलग-अलग रहती है। जैसे कि अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट की बात करूँ, जैसे अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन की बात करूँ, अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन की, तो ये आपका बाइंड करता है थायरोक्सिन के साथ, ठीक है, ये आपका बाइंड करता है थायरोक्सिन के साथ, साइनोकोवैलामिन के साथ यानी कि विटामिन बी 12 के साथ, ठीक है, एंड ऑल्सो ये बाइंड करता है कुछ स्टेरॉयडल ड्रग्स के साथ, जैसे कि आपका कोर्टिसोन हो गया, ठीक है, या फिर प्रेडनिसोन हो गया, तो इन कुछ ड्रग्स के साथ ही आपका बाइंड करता है। देन
अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन की बात करूँ, जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, सो ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ बाइंड करता है एंड ऑल्सो विद द क्यूप्रिक आयंस, ठीक है, क्यूप्रिक आयंस के साथ भी ये बाइंड करता है। देन आपका बीटा 1 ग्लोबुलिन की बात करूँ, बीटा 1 ग्लोबुलिन की बात करूँ, तो ये आपका बाइंड करता है फेरस आयंस के साथ। किसके साथ बाइंड करता है? इट बाइंड्स विद द फेरस आयंस, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। देन अगर मैं बीटा 2 ग्लोबुलिन की बात करूँ, बीटा 2 ग्लोबुलिन की बात करूँ, तो ये आपका बाइंड करता है कैरोटिनॉइड्स के साथ, ये आपका बाइंड करता है कैरोटिनॉइड्स के साथ, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। देन अगर मैं गामा ग्लोबुलिन की बात करूँ, गामा ग्लोबुलिन की, सो ये आपका स्पेसिफिकली एंटीजेंस के साथ बाइंड करता है, कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं सो उनके साथ ये बाइंड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स दैट बाइंड टू एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज द ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग इज, सो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो कि आपके बाइंड करते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज के साथ, उनमें ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग क्या है? ठीक है, सो इनका ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा बाइंडिंग जो है वो किस में रहेगी? आपकी लीवर में, देन किडनी में, देन लंग्स में, देन मसल्स में। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग रहता है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज के साथ बाइंड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग? प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के साथ कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दी गई है, बाइंडिंग इन्वॉल्व्स वीक बॉन्ड्स एंड दस रिवर्सिबल। जो बाइंडिंग होती है वो आपकी वीक बॉन्ड्स के साथ रहती है एंड ये आपका रिवर्सिबल होता है, सो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, देन आपका आता है हाफ लाइफ ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग इज शॉर्ट। जो हाफ लाइफ होती है वो आपकी शॉर्ट रहेगी, डेफिनेटली आपकी शॉर्ट रहेगी क्योंकि आपका लूजली वीक बॉन्ड्स के साथ रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा, तो जो आपकी हाफ लाइफ है वो भी आपकी शॉर्ट रहेगी। तो ये आपकी स्टेटमेंट भी ट्रू है। देन टिश्यू टॉक्सिसिटी इज कॉमन, सो इसमें टिश्यू टॉक्सिसिटी जो है वो कॉमन नहीं होती, ये इसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। टिश्यू टॉक्सिसिटी कॉमन रहती है आपकी टिश्यू ड्रग बाइंडिंग के साथ। किसके साथ? टिश्यू ड्रग बाइंडिंग के साथ आपकी टिश्यू टॉक्सिसिटी कॉमन रहती है, तो ये स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो गई। देन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बाइंडिंग साइट इज पॉसिबल बाय अनदर ड्रग। ठीक है, अगर कोई अदर ड्रग आएगा तो एंड ये आपका ऑलरेडी बाइंड है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग हुई हुई है, तो अदर ड्रग की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉसिबल रहेगा, ईजिली डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछी गई है, तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इज, सो जो डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं उनमें ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो अगर मैं बेसिक मल्टीपल ऑर्गन्स की बात करूँ, जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा जो है वो किस में रहेगी ड्रग मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी, ऑब्वियसली ये आपकी रहेगी लीवर में। लीवर के बाद में आपकी आती है लंग्स में, लंग्स के बाद में आपकी आती है किडनी में, ठीक है, किडनी के बाद में आपकी आती है इंटेस्टाइन में, किडनी के बाद में किस में आएगी? इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के बाद में आती है प्लेसेंटा में, इंटेस्टाइन के बाद में प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के बाद आती है एड्रेनल्स में, एड्रेनल्स में, एड्रेनल्स के बाद में आती है स्किन में। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर रहता है। इसके बाद अगर ब्रेन हो गया, टेस्टिस, मसल्स, प्लेन्स, ये भी आपके मेटाबोलाइज करते हैं ड्रग्स को, लेकिन काफ़ी स्मॉल एक्सटेंट में। ठीक है, तो ये ऑर्डर इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इस ऑर्डर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लीवर जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, देन लंग्स, देन किडनी एंड देन स्किन। ठीक है, सो ये आपका ऑर्डर है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ड्रग इज द एग्जाम्पल ऑफ BCS क्लास 3? तो BCS बायो फार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें आपकी मेनली 4 क्लासेस रहती हैं, बट कुछ एरियाज़ में आपको 5 क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, बट मेन जो है वो आपकी 4 ही क्लासेस रहती हैं। ये 4 क्लासेस जो हैं वो आपकी डिफ्रेंशिएट होती हैं बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। ठीक है, अब जो आपकी क्लास 1 रहती है, क्लास 1 में सॉल्युबिलिटी हाई रहती है, परमिएबिलिटी भी हाई रहती है। जो आपकी क्लास 2 रहेगी, इसमें सॉल्युबिलिटी आपकी लो हो जाएगी, परमिएबिलिटी जो है वो आपकी हाई रहेगी। देन जो आपकी क्लास 3 है, क्लास 3 में आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो आपकी हाई रहेगी, परमिएबिलिटी लो हो जाएगी। एंड जो आपकी क्लास 4 है,
क्लास 4 में आपकी सॉल्युबिलिटी भी लो रहेगी, परमिबिलिटी भी लो रहेगी। तो ये इसमें एक ऑर्डर रहता है। यहाँ पे क्लास 2 एंड क्लास 3 में काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी रहते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो ये मेन 4 क्लासेस रहती हैं। इसमें आपका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स रहते हैं। जो क्लास 1 है, इसमें आपको इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स याद रखने हैं। डिल्टियाज़म, प्रोप्रेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल एंड मीटोप्रोलोल। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिल्टियाज़म किस में आ रहा है, ये आपका क्लास 1 में आ रहा है, ठीक है। देन आपका आता है क्लास 2 में। क्लास 2 में आपका निफेडिपिन आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका निफेडिपिन आ जाएगा, कार्बामाज़ेपिन आ जाएगा, कार्बामाज़ेपिन आ जाएगा, नेप्रोक्सेन आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स इसमें आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे निफेडिपिन आपका क्लास 2 में आ रहा है, ठीक है। देन आपका आता है क्लास 3। क्लास 3 में आपका आ जाएगा इंसुलिन, ठीक। क्लास 3 में आपका इंसुलिन आ जाएगा, मेटफॉर्मिन आ जाएगा, मेटफॉर्मिन एंड सिमेटिडिन। तो ये आपकी किस में आएंगे, क्लास 3 में आएंगे। तो यहाँ पे आप मेटफॉर्मिन देखेंगे सी में। सो ये आपका किस में आता है, क्लास 3 में आता है। देन आता है आपका क्लास 4 में। क्लास 4 में आपके टेक्सोल्स आ जाएंगे, ठीक है। क्लोरथायाजाइड आ जाएगा, ठीक है, क्लोरथायाजाइड आ जाएगा एंड फिरोसेमाइड आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लास 4 में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सिंपली क्लास 3 में पूछा गया है एग्जाम्पल, तो ये आपका आ जाएगा मेटफॉर्मिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन विच द परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम। इनमें से किस ऑर्गन में परफ्यूजन रेट जो है वो आपका मैक्सिमम रहेगा। तो इसमें आपका परफ्यूजन रेट जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो आपका ऑर्गन रहेगा लंग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड लंग्स में आपका परफ्यूजन रेट कितना रहता है, तो लंग्स में आपका 10.2 ml पर मिनट पर ml जो है परफ्यूजन रेट रहता है। यहीं पे अगर मैं लीवर की बात करूं, तो लीवर में परफ्यूजन रेट कितना रहता है, तो लीवर में आपका रहता है 0.8 बाकी ml पर मिनट पर ml, ये आपका रहेगा। किडनी की बात करूं, तो किडनी में आपका कितना रहेगा, किडनी में 4.5 रहता है, 4.5 ml पर मिनट पर ml रहेगा। देन हार्ट की बात करूं, तो हार्ट में आपका 0.6 ml पर मिनट पर ml रहेगा। सो ये डिफरेंट परफ्यूजन रेट है। इसके मैंने टेबल्स भी ऐड किए हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टेबल्स एंड फिगर्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो डायग्राम्स, वो मैंने सारे ऐड किए हुए हैं PDF के एंड में, तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स के साथ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एलिमिनेशन और अब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ चेंज एज डोजेज आर इंक्रीज। जो एलिमिनेशन एंड अब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ हैं, जैसे हम डोज को इंक्रीज करेंगे तो वो भी डेफिनेटली चेंज होंगी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो ये आपकी ट्रू है। नेक्स्ट है, एरिया अंडर द कर्व इंक्रीज इन अ प्रोपोर्शनल मैनर टू द एडमिनिस्टर डोज, ठीक है। एडमिनिस्टर डोज कैसे आपकी एडमिनिस्टर हो रही है, ठीक है, कैसे दी जा रही है, तो उस पर एक प्रोपोर्शनल मैनर में एरिया अंडर कर्व जो है वो इंक्रीज नहीं होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे दिए गया होता है लेकिन ये नहीं होता है, तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी बेसिकली। द नेक्स्ट है, the composition and or ratio of the metabolites of a drug may be affected by a change in the dose। जो डोज जो कंपोजिशन एंड रेशियो है मेटाबोलाइट्स की, वो अफेक्ट हो सकती है जैसे ही डोज को चेंज किया जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। देन लास्ट स्टेटमेंट है, एलिमिनेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डज नॉट फॉलो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो ये सिंपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप इनका एलिमिनेशन काइनेटिक्स जो है वो आपका नॉन लीनियर होता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसमें इनकरेक्ट आपकी आती है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एरिया अंडर द कर्व is not proportional to the amount of bioavailable or administer dose। so ये इसमें incorrect रहेगी, not applicable रहेगी। so option B is correct। then next question है, which of the following statement are not correct regarding the dissolution testing of solid dosage form। solid dosage forms की dissolution testing के regarding इनमें से कौन सी statement जो है वो correct नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, डिसोल्यूशन टेस्ट आर यूज टू एड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट।
check product quality and performance, and to access batch to batch quality of a drug with respect to drug product specification. तो ये स्टेटमेंट जैसे आप रीड करेंगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये एकदम ट्रू है कि डिसोल्यूशन टेस्ट हम परफॉर्म क्यों करते हैं, ताकि जो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है उसमें हेल्प हो जाए। ठीक है, चेक प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेक हो जाए। देन जो परफॉर्मेंस है, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस उसको चेक करने के लिए, एंड बैच टू बैच क्वालिटी ऑफ अ ड्रग को एक्सेस करने के लिए कि हर एक बैच में कैसी क्वालिटी जो है वो आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ड्रग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है लाइक डिसोल्यूशन टेस्ट कंडीशंस आर नॉट सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एंड द टाइप ऑफ ड्रग फॉर्म। ठीक है, अब डिसोल्यूशन टेस्ट कंडीशन ड्रग के बेस पे ही सेलेक्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ड्रग के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेसिस पे सेलेक्ट नहीं होती हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन इज ऑफन द रेट लिमिटिंग स्टेप इन अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स विद पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी। सो हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने देखा था कि अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो है पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी मीन्स लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए डिसोल्यूशन रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिसोल्यूशन कैन नॉट बी कोरिलेटेड टू ओरल बायोअवेलेबिलिटी while as disintegration of dosage form is a strong indicator of bio ओरल बायोअवेलेबिलिटी। सो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे इनकरेक्ट आपकी एक तो सेकंड वाली इनकरेक्ट होगी एंड फोर्थ वाली इनकरेक्ट होगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। सो हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी थी, इनकरेक्ट कौन सी थी, एक सेकंड थी एंड फोर्थ थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following statement is correct for level B correlation in vitro and in vivo correlation। ठीक है, इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन में लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी रहते हैं, उसमें लेवल बी में से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। सो इसमें अगर मैं करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करूं तो ये आपकी ऑप्शन नंबर डी में रहेगी, दैट इज इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन मीन इन विट्रो डिसोल्यूशन टाइम एंड मीन रेजिडेंस टाइम और मीन इन विवो डिसोल्यूशन टाइम एज पर द स्टैटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी। तो ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट आंसर रहेगी फॉर इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन रिगार्डिंग द लेवल बी पार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट एट सी मैक्स दैट इज द मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है जब हम ड्रग्स को एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करवा रहे हैं एट मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन है वो इक्वल रहेगा टू द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ प्रोडक्ट द लेवल स्टेट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट व्हाट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन डज द प्रोडक्ट अंडरगोज। ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट में लेवल लगा हुआ है कि इसको प्रोटेक्ट करना है हमें लाइट से। ठीक है, तो किस टाइप की डीकम्पोजिशन उस प्रोडक्ट में हो सकती है। सो द प्रोडक्ट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन अंडरगोज डीकम्पोजिशन इन अ फॉर्मुलेशन इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय। एस्पिरिन जो है ये आपका डीकम्पोज हो जाती है फॉर्मुलेशन में एंड इसको डीकम्पोज नहीं होने देना है, उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, सो टू प्रिवेंट द डीकम्पोजिशन वी कैन सप्रेस इट्स सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following physicochemical properties is more important for passive diffusion of drugs from the gastrointestinal tract। इनमें से कौन सी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ड्रग्स की पैसिव डिफ्यूजन के लिए फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो ये प्रॉपर्टी आपकी रहती है पार्टीशन कोफिशिएंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग में बी यूजफुल टू डिटरमाइन। सो ड्रग की हाफ लाइफ जो है ये आपकी यूज़ की जाती है टू डिटरमाइन द टाइम टू गेट स्टेडी स्टेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज टू रिएक्शंस ऑफ अ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जो फेज टू रिएक्शंस रहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिकली दो टाइप्स के रहेंगे, फेज वन एंड फेज टू रिएक्शंस। ठीक है, सो फेज टू रिएक्शंस जो हैं ये आपके
ड्रग की इनएक्टिवेशन करते हैं, दे लीड टू द इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। बेसिकली आपका जो ड्रग है वो आपका हाइड्रोफिलिक इन नेचर बन जाएगा एंड इजीली वो एक्सक्रीट हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन इसमें रहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द, तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, so इट इज प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड सरफेस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ मेंटेनेंस डोज एंड सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म शुड फॉलो। जो सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म रहती है उसमें मेंटेनेंस डोज का रिलीज जो है वो किस काइनेटिक्स के थ्रू होता है, सो इट फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल क्रेटिनिन क्लियरेंस वैल्यू इन ह्यूमंस इज डैश ml पर मिनट। नॉर्मल क्रेटिनिन क्लियरेंस वैल्यू कितनी रहती है ह्यूमंस में, तो इट इज़ अराउंड 120 to 130 ml पर मिनट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द pKa ऑफ phenobarbital is 7.4 what fraction of a drug would be ionized at pH 8.4। सो यहाँ पे हमें pKa वैल्यू दी गई है phenobarbital की 7.4 है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है ड्रग की जो कि आयोनाइज होगी एंड तीसरी चीज़ दी गई है pH दैट इज़ 8.4। सो इसमें आपका सिंपल फॉर्मूला रखता है अगर आपको ड्रग आयोनाइज फाइंड आउट करना है, ठीक है, ड्रग आयोनाइज फाइंड आउट करना है, सिंपल फॉर्मूला इट इज़ 10:par pH माइनस pKa डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10:par pH माइनस pKa। ठीक है, सिंपल फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ये आपका एसिडिक ड्रग्स के लिए रहेगा। अगर बेसिक ड्रग हैं तो ये pH एंड pK वैल्यू ये इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, मीन्स बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी बड़ी वैल्यू होगी, pH बड़ा है तो वो आपकी आ जाएगी, pK बड़ा है तो वो आपकी बाद में पहले आ जाएगी। ठीक है, सिंपल चीज़ है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली वैल्यूज पुट करें 10:par pH है 8.4 माइनस pKa है 7.4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10:par pH अगेन 8.4 माइनस 7.4। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 10:par pH माइनस pK मीन्स 8.4 माइनस 7.4, ये आपका आ गया 1, इट इज़ 1 प्लस 10:par 1, तो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 11। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा, द आंसर विल बी 0.9। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब द, जो नॉइज विटनी इक्वेशन है वो आपकी डिसोल्यूशन रेट को डिस्क्राइब करने के लिए अप्लाई की जाती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एक्स हैज अ कांस्टेंट बायोअवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन इट्स मेंटेनेंस डोज रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक ड्रग एक्स है जिसकी बायोअवेलेबिलिटी कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू ये आपका एलिमिनेट हो रहा है, तो इसकी मेंटेनेंस डोज जो है वो किसके प्रोपोर्शन रहेगी, सो इट्स मेंटेनेंस डोज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल बॉडी क्लियरेंस, कि टोटल बॉडी क्लियरेंस कितना हो रहा है ड्रग का, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना ज़्यादा क्लियरेंस होगा उतनी ही उसकी मेंटेनेंस डोज हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ ड्रग इज इवेल्युएटेड फॉर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के लिए किस कैटेगरी के ड्रग्स को इवेल्युएट किया जाता है, सो डिसोल्यूशन के लिए आपके पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आर इवेल्युएटेड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ प्रोकेन इन अ पेशेंट वाज 35 मिनट्स एंड इट्स वीडी वाज एस्टिमेटेड टू बी 60 लीटर्स, द टोटल क्लियरेंस रेट ऑफ प्रोकेन इज। ठीक है, प्रोकेन की बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कितनी है, 35 मिनट्स है, वीडी दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 60 लीटर्स है, इसमें आपने टोटल क्लियरेंस रेट फाइंड आउट करना है प्रोकेन का। ठीक है, तो इसमें आपका सिंपल फॉर्मूला है, काफ़ी सिंपल, क्रेटिनिन total clearance rate, it is denoted as CLT, total clearance rate it is equal to 0.693 multiply by VD that is volume of distribution divided by T half। ठीक है, काफ़ी सिंपल फार्मूला है, वैल्यूज़ आपको सारी दी गई हैं, VD आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, T हाफ आपको टाइम दिया गया है 35 मिनट्स। सिंपल आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 0.693 रीराइट कर देता हूँ 0.693 मल्टीप्लाई बाय वी डी कितना है, वी डी इज 60 लीटर्स डिवाइडेड बाय 35,
ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 1.188 लीटर्स पर मिनट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबलेट ऑफ एसिक्लोफेनेक इज गिवन टू अ पेशेंट, द डोज ऑफ एसिक्लोफेनेक वाज 200 mg, आफ्टर 2 hours द कंसंट्रेशन वाज फाउंड टू बी 10 माइक्रोग्राम पर ml, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिक्लोफेनेक। अब यहाँ पे हमें क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि एसिक्लोफेनेक की एक टैबलेट है, जो कि एक पेशेंट को दी जा रही है, ठीक है। अब जो डोज़ है एसिक्लोफेनेक की वो 200 mg है, आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। डोज़ आपको मिल गई 200 mg, ये आपको एक चीज़ मिल गई। अब आफ्टर 2 आवर्स द कंसंट्रेशन वाज़ फाउंड टू बी, 2 घंटे के बाद मीन्स आपको टाइम मिल गया है। कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन इज़ 10 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। तो अब इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी रहेगी, ठीक है। तो इसमें भी आपका काफ़ी सिंपल फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डोज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप वैल्यूज पुट करें, सबसे पहले आपकी डोज कितनी है 200 mg, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन इज 10 माइक्रोग्राम पर ml। सो यहाँ पे अगर आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी, यहाँ पे आप सिंपल 0 से 0 कट गया, सो ये आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर विल बी 20 लीटर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सिंपली आपकी जो कंसंट्रेशन एंड डोज है उसके यूनिट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। एक आपका mg में है, दूसरा आपका माइक्रोग्राम पर ml में है। तो उसको अगर आप अगेन लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका सिमिलर ही वैल्यूज आएगी, तो इसको उस वे में आप चेकआउट कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग X हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 750 डेल्टन्स, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रूट विल इट गेट एक्सक्रीटेड, ठीक है। आपका ड्रग X का मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, हमें बताना है कि इस रूट से ये ड्रग एक्सक्रीट आउट होगा। तो बेसिकली आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसका एक्सक्रीशन पैटर्न ड्रग का कैसे होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट 300 डेल्टन से कम है, लेस देन 300 है, तो ये आपका यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा, एंड काफ़ी लेस अमाउंट वाइल से होगा, मीन्स अराउंड लेस देन 5% वाइल से एक्सक्रीट आउट होगा, मेजरली यूरिन से होगा। अगर 300 से 500 के बीच में है, ठीक है, या सिंपली अगर मैं बात करूँ कि ये आपका 500 से ज़्यादा है, ठीक है, सबसे पहले 500 से ज़्यादा बात कर लेते हैं कि इट इज़ अबव 500 डेल्टन्स, तो ये आपका मेनली वाइल से एक्सक्रीट होगा, एंड अराउंड 5% जो है ये आपका यूरिन से एक्सक्रीट होगा। यहीं पे अगर 300 से 500 के बीच में है, ठीक है, तो ये यूरिन से भी हो सकता है एंड वाइल से भी हो सकता है, दोनों ही इसके जो है वो रूट रहेंगे, एक्सक्रीशन पैटर्न रहेंगे। सो ये आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे 750 कितना है, 500 से ज़्यादा है, तो ये आपका वाइल से होगा, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, विलरी एक्सक्रीशन, मेजरली जो है विलरी एक्सक्रीशन से होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना अकर्स व्हेन, सो फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना कब अकर करता है, सो फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना तब अकर करता है जब आपका के ए वैल्यू जो है, के ई वैल्यू एंड के ए वैल्यू का रेशियो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहता है, तब आपका फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना अकर करता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सो इस फिनोमिना में ये क्वेश्चन आपका प्रीवियसली पूछा गया है, इसका पूरा आपको इक्वेशन के थ्रू अगर आप स्टडी करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो उसमें आपकी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है, बट आप सिंपली ये देख सकते हैं, जैसे ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, सो इनकी रेशियो आपको ये सिंपली इक्वेशन याद रखनी है कि फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना में क्या कंडीशन रहती है, तो इसको आप याद रखेंगे तो आप काफ़ी ईजिली इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख पाएंगे, ठीक है। सो इतना ही आपके लिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मा माइनस मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द, जो सिग्मा माइनस मेथड है ये आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। बट सिग्मा माइनस मेथड बेसिकली क्या रहता है कि जो इसमें जो रेट ऑफ एक्सक्रीशन मेथड्स रहते हैं, ठीक है, रेट ऑफ एक्सक्रीशन मेथड है, ठीक है, उसमें एक डिसएडवांटेज रहती है कि जब हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के ई को फाइंड आउट करते हैं
तो उसमें काफ़ी सारी फ्लक्चुएशंस आती हैं इन द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, ठीक है। सो उसी प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ कर देता है हमारा सिग्मा माइनस मेथड। सो एक अल्टरनेटिव अप्रोच इसमें यूज़ की जाती है जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएशंस को हम बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट अगर समरी पॉइंट्स की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो उस वे में आप इसको याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पीएच पार्टीशन थ्योरी a weakly acidic drug will be absorbed more likely from the stomach because the drug exists primarily in the so pH पार्टीशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो वीकली एसिडिक ड्रग्स हैं, ठीक है, वो स्टमक में ज़्यादा जो है वो अब्जॉर्ब होते हैं। इसके पीछे का रीज़न बेसिकली पूछा गया है कि जो आपका ड्रग है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कब होगा, जब वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सो एसिडिक ड्रग स्टमक में एसिड है तो ये आपके अनआयनाइज्ड फॉर्म में आ जाएंगे, इसलिए ये आपके ज़्यादा बेटर अब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। सो इट इज़ अनआयनाइज्ड एंड मोर लिपिड सॉल्युबल फॉर्म, सो दैट्स व्हाई दे आर अब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर बेसिक ड्रग्स की पूछ लिया जाएगा तो वो आपका इंटेस्टाइन में होगा क्योंकि वहाँ पे वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम अ डोजेज फॉर्म सेटिस्फाई हिगुचिस इक्वेशन द रिलीज ऑफ ड्रग कैन बी कंसीडर्ड एज। तो जब ड्रग का रिलीज किसी डोजेज फॉर्म से हिगुचिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सो जो ड्रग का रिलीज है वो कैसे कंसीडर किया जाएगा, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज डिफ्यूजन रेट कंट्रोल्ड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन फेज वन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन में फेज वन रिएक्शंस को फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बेसिकली जो फेज वन रिएक्शंस हैं इसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस आ जाएगा, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। तो ये आपके किस में आते हैं, फेज वन रिएक्शंस में। इनको फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन या फिर एसिंथेटिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। दूसरे आपके आते हैं फेज टू रिएक्शंस। दूसरे आपके कौन से आते हैं, दूसरे आते हैं आपके फेज टू रिएक्शंस। फेज टू रिएक्शंस में क्या रहता है, फेज टू रिएक्शंस को कंजुगेशन रिएक्शंस कहा जाता है या फिर इनको सिंथेटिक रिएक्शन या फिर ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस इन्हें कहा जाता है। इनमें कौन कौन से रिएक्शंस आ जाते हैं, तो इसमें आपका ग्लूक्यूरोनिक एसिड आ जाता है, ग्लूक्यूरोनाइडेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन। सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं ये आपके किस में आते हैं, फेज़ टू रिएक्शंस में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रख सकते हैं, कौन सा आपका फेज़ वन में आता है, कौन सा आपका फेज़ टू में आता है, क्या इनके डिफरेंट नाम्स हैं। The next question है, according to the pH partition hypothesis the absorption of drug is maximum when। so pH partition hypothesis के accordingly हमने डिस्कस कर लिया है कि जो ड्रग की absorption होगी वो तब मैक्सिमम होगी जब वो आपका अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हैव ऑन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। सो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है ये आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म को स्लो अप कर देगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी स्लोज द प्रोसेस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेज व्हेन। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तब इंक्रीज करती है जब ज़्यादा टिश्यू बाइंडिंग हो जाती है प्रोटीन ड्रग की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, zolpidem is given IV to the patient in dose 1.2 mg per kg. Area under the curve is 450. Same drug was given as oral SR sustained release tablet in a dose of 8 mg per kg. Area under curve is 1040 microgram R per liter. What is the absolute bioavailability of sustained release tablets? तो सिंपल पूछा गया है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स का एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या रहेगी। तो इसकी एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी आपको देखनी है तो इसके लिए एक फार्मूला रहेगा जो आपको याद करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ऑफ द ओरल डोज मल्टीप्लाई बाय डोज गिवन बाय इंटरवेनस रूट डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ इंटरवेनस डोज मल्टीप्लाई बाय डोज गिवन बाय ओरली, ठीक है। सो ये इसमें आपका फॉर्मूला रहेगा। अब इसको अगर आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे, ऊपर सबसे पहले एरिया अंडर कर्व किसका है,
ओरल का एरिया अंडर कर्व कितना दिया गया है, तो यहाँ पे ये आपकी ओरल है, इसमें एरिया अंडर कर्व है 1040, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डोज ऑफ आईवी की डोज ये है, तो आईवी की डोज है 1.2, डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो इट विल बी एरिया अंडर द कर्व ऑफ आईवी, यहाँ पे 450 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डोज ऑफ ओरल दैट इज 8.0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सिंपली, तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 35%। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा 35%। आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो ये आपका 35% के करीब करीब बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है मेनली एसिडिक ड्रग्स बाइंड टू एल्बुमिन, जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो आपके एल्बुमिन के साथ बाइंड करते हैं, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी मेनली बेसिक ड्रग्स एल्बुमिन के साथ बाइंड नहीं करते हैं, एसिडिक ड्रग्स बाइंड ओनली टू अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये भी इनकरेक्ट रहेगा, तो इसमें आपका ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डायलिसिस क्लियरेंस इफ द ब्लड फ्लो रेट टू द डायलिसिस is 50 ml per minute and concentration of drug entering and leaving the dialyzer is 100 and 20 माइक्रोग्राम पर ml रिस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या पूछा गया है कि हमें डायलिसिस क्लियरेंस फाइंड आउट करनी है। तो डायलिसिस क्लियरेंस का सबसे पहले मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। तो डायलिसिस क्लियरेंस डिनोटेड एज CLD इज इक्वल टू Q इन द ब्रैकेट CA माइनस CV डिवाइडेड बाय CA। अब यहाँ पे Q क्या है, CLD तो हमने देख लिया क्या है, ठीक है, डायलिसिस क्लियरेंस है। Q क्या है, Q है आपका ब्लड फ्लो रेट, ठीक है, ब्लड फ्लो रेट है कितने क्या रेट है ब्लड फ्लो का, ठीक है। देन आपका CA क्या है, CA है आपकी कंसंट्रेशन जब ड्रग आपका एंटर कर रहा है, ठीक है, ड्रग एंटरिंग की कंसंट्रेशन, CV है ड्रग लीविंग की कंसंट्रेशन। इतना आपको क्लियर हो गया, सारी वैल्यूज आपको यहीं पे देखने को मिल रही हैं, तो आप सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले आपका Q आ जाएगा, ब्लड फ्लो रेट कितना है, ये आपका है 50 ml पर मिनट, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में था CA मीन्स आपका कितना ड्रग की कंसंट्रेशन एंटर कर रही है आपकी 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, माइनस लीव कितनी कर रही है, CV था वो, सो लीव कर रही है आपकी 20, सो डिवाइडेड बाय CA आपकी कितनी एंटर कर रही है, तो इट इज़ 100, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज़ 100 माइनस 20 80/2 इट इज़ 40 ml पर मिनट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 years, व्हाट इज इट्स शेल्फ लाइफ इन ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि हाफ लाइफ हमें दी गई है कि 4 साल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो इसकी हमें शेल्फ लाइफ जो है फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ क्या होती है, इट इज़ T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K, ठीक है, ये इक्वेशन रहती है फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ के लिए। हमें शेल्फ लाइफ कैलकुलेट करनी है, ना कि हाफ लाइफ, क्योंकि हाफ लाइफ हमें ऑलरेडी दी गई है, ठीक है। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आपका रहता है शेल्फ लाइफ का, दैट इज़ T90 विच इज़ इक्वल टू 0.105 डिवाइडेड बाय K, ठीक है, ये आपकी शेल्फ लाइफ की होगी। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें K की वैल्यू फाइंड आउट पता होनी चाहिए, तो K की वैल्यू हम प्रीवियस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई, ठीक है, दैट इज T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K, ठीक है। अब यहाँ पे K की T हाफ कितना है, T हाफ आपका आ जाएगा 4, ठीक है, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 4, ये आपकी K की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको सिंपली वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो T90 की जगह पे, T90 इज इक्वल टू 0.105, यहाँ पे आ जाएगा आपको 0.693 डिवाइडेड बाय 4, तो ये डिवाइड में है तो यहाँ पे आपका ऊपर चला जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो इसका आपका फाइनल आंसर बनेगा 0.61, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लेना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली पैसेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज। सो हाई से लो कंसंट्रेशन पे मूव पैसेज हो रहा है फ्लो का, तो यहाँ पे आपका ये कहलाएगा पैसिव डिफ्यूजन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोडिंग डोज DL ऑफ अ ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, तो जो लोडिंग डोज है ड्रग की वो किस के ऊपर बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन BD
and desired drug concentration is in plasma. So option C is correct. Next question है, following is true for KWO in Brunner's equation. Brunner's equation में K water in oil coefficient क्या रहता है? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू रहेगी? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग इज बिटवीन द लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड द एक्वस जीआई फ्लूइड्स. सो दिस इज इनकरेक्ट. हायर द वैल्यू ऑफ के वाटर इन ऑयल फास्टर द डिसोल्यूशन. जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही फास्टर डिसोल्यूशन होगा. इट इज़ ट्रू. देन इट इज़ एन इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट. ये आपका इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट रहता है. तो ये भी आपका ट्रू है. तो इसमें आपकी बी एंड सी दोनों ही करेक्ट हैं. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय. तो कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस जो है ये आपका बेस्ट डिस्क्राइब होता है बाय माइकल्स मेंटन इक्वेशन, ऑल्सो बाय द लाइन वीवर वर्क इक्वेशन एंड हेंस वोल्फ फ्लोट. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइकल्स मेंटन इक्वेशन व्हेन Km इक्वल्स सी. ठीक है, माइकल्स मेंटन इक्वेशन में जब आपका माइकल्स मेंटन कांस्टेंट कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है, सो दैट मीन्स द रेट ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ मैक्सिमम रेट. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू टिश्यूज इज डिटरमाइंड चीफली बाय. सो जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का टिश्यूज में वो मेनली डिटरमाइन होता है बाय द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अब्जॉर्प्शन इज सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन द रेट लिमिटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी. सो जब अब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन के इक्वल है, सो रेट लिमिटेड ऑर्डर रिएक्शन का क्या रहेगा? सो रेट लिमिटेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मिक्स्ड ऑर्डर. यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट मॉडलिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग. तो जो कंपार्टमेंट मॉडलिंग है ये आपके एक्सप्लेन होती है बाय अज्यूमिंग दैट ड्रग डिस्पोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्फेक्टेंट इंक्रीजेज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग बाय. तो सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं बाय promoting the wetting and penetration of dissolution fluid into the solid drug particles, as well as by forming the adsorptive layer on drug molecule and inhibiting oswald ripening and by enhancing the dissolution rate. तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से सर्फेक्टेंट्स जो है ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के कैपेबल रहते हैं. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स विच बाइंड सेलेक्टिवली टू एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज हैव अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो वो ड्रग्स जो कि आपके सेलेक्टिवली बाइंड करते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू के साथ, उनकी अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी रहती है? सो देयर अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 42 लीटर्स. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा. तो यहाँ पे कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं बी और सी में से, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सेम है. तो यू कैन चूज एनी वन ऑफ दिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्रॉम वेजिनल रूट फॉलोज. सो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स रहते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन वेजिनल रूट से कैसे होती है? ठीक है, सो इट फॉलोज बेसिकली पैसिव डिफ्यूजन. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूक्यूरोनिडेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन. तो जो ग्लूक्यूरोनिडेशन प्रोसेस है इसमें आपका इंक्रीज विलेरी एक्सक्रीशन होती है ड्रग की. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजेंट यूज टू डिटरमाइन द हिपैटिक फंक्शन इज. सो कौन सा एजेंट जो है वो हिपैटिक फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है? सो दिस वन इज सल्फर ब्रोमोफ्थैलिन. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when statistical moment theory is used for IVIVC. इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन में स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी जो है वो कब यूज़ की जाती है? सो इट इज़ यूज फॉर व्हेन द मीन डिसोल्यूशन टाइम इज कोरिलेटेड विद मीन रेजिडेंस टाइम. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV बोलस कैन बी एक्सप्लेन मैथमेटिकली बाय. तो जो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV बोलस है वो मैथमेटिकली किस इक्वेशन के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है? सो इट कैन बी एक्सप्लेन बाय मोनो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी इज डिनोटेड बाय। सो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी को कैसे डिनोट करेंगे, फॉर्मूला हमने देख लिया था, एक न्यूमेरिकल भी हमने देखा। सो एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल मल्टीप्लाई बाय डोज ऑफ आईवी डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी मल्टीप्लाई बाय डोज ऑफ ओरल। सो ये आपका फॉर्मूला रहेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स इज। सो डिफरेंट डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स जो है उनमें ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन कैसा रहेगा। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो आपका रहता है अमॉर्फस फॉर्म का, देन मेटास्टेबल एंड देन स्टेबल फॉर्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इनमें से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। So facilitated diffusion is a carrier mediated transport, it is true. Concentration gradient आपका required रहता है एंड structural specificity भी important characteristics रहती है, लेकिन नॉन सेचुरेबल होना जो है उसमें important characteristic नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग अब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट इज। सो मेन मैकेनिज्म ज़्यादातर ड्रग्स का जीआई ट्रैक्ट के अब्जॉर्प्शन के लिए कैसा रहता है। सो इट इज़ मेन मैकेनिज्म आपका रहता है पैसिव डिफ्यूजन, दैट इज लिपिड डिफ्यूजन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्राइमरी ड्राइंग स्टेज इन लाइफलाइजेशन द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट रिमेन बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इज टर्म्ड एज। सो जब प्राइमरी ड्राइंग की जाती है उस टाइम पे लाइफलाइजेशन में जो टेम्परेचर रहता है प्रोडक्ट का वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रहना चाहिए एंड इसे कहा जाता है, इस टेम्परेचर को कहा जाता है कोलैप्स टेम्परेचर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज वर्किंग एजेंट इन लाइफलाइज्ड प्रोडक्ट इज। लाइफलाइज्ड प्रोडक्ट्स में मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्किंग एजेंट है मैनिटोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिएशन प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन। न्यूक्लिएशन प्रोसेस किस में इन्वॉल्व होता है। सो इट इज इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज ऑफ फ्रीज ड्राइंग इज टू। सो फ्रीज ड्राइंग में जो सेकेंडरी ड्राइंग स्टेज रहता है वो किसके लिए रहता है। सो इट इज़ टू रिमूव द बाउंड वाटर फ्रॉम सोल्यूट टू अ लेवल दैट एश्योर्स लॉन्ग स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल सॉलिड कंटेंट ऑफ फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट शुड बी। सो सॉलिड कंटेंट कितना आइडियली कितना होना चाहिए फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट में। सो इट शुड बी बिटवीन 5 to 30%। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन इज सेचुरेबल टाइप। सेचुरेबल टाइप का जो है मैकेनिज्म कौन सा रहेगा। सो इट विल बी कैरियर मेडिएटेड, जो हमने देखा था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रहता है वो आपका अनसेचुरेबल टाइप नहीं होता है, इट इज़ अ सेचुरेबल टाइप। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, दिस इज बिकॉज। ठीक है, जो आपके हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं उनकी अगर माइक्रोनाइजेशन की जाएगी तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ये किस वजह से होती है। सो इट इज़ बिकॉज द ड्रग अब्जॉर्ब्स एयर ऑन द सरफेस। ड्रग जो है वो सरफेस पे एयर को अब्जॉर्ब कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, नॉट अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब कर लेता है एंड पार्टिकल्स जो हैं वो रीएग्रीगेट होते हैं टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स एंड ऑल्सो सरफेस चार्जेस में प्रिवेंट वेटिंग। सरफेस चार्जेस की वजह से वेटिंग भी प्रिवेंट हो जाती है, ये इसका मेन रीज़न रहता है। तो यहाँ पे ये सारे ही रीजंस रहेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ड्रग हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। इनमें से कौन सी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है ड्रग की जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो हाईएस्ट रहती है। तो ये आपकी रहेगी अमॉर्फस फॉर्म, अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। तो अमॉर्फस फॉर्म की हाईएस्ट रहती है, उसके बाद मेटास्टेबल आती है, देन स्टेबल। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वीक बेसिस इन विच pKa इज इक्वल टू 5 नेचर ड्रग अब्जॉर्ब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन आवर बॉडी। जो वीक बेसिस हैं वो कहाँ पे अब्जॉर्ब होंगे। सो ये आपके एंटायर लेंथ ऑफ GIT पे अब्जॉर्ब होंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इज ड्यू टू। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्रग की अब्जॉर्प्शन जो है वो हाईएस्ट रहती है, क्यों। बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई which helps in the higher absorption of drug. So option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है
ड्रग डिस्पोजिशन इंक्लूड, ड्रग डिस्पोजिशन में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? सो ड्रग डिस्पोजिशन में आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली जो आपके फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस रहते हैं वो दो टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। एक आपका आ जाता है अब्जॉर्प्शन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन। दूसरा आपका आता है डिस्पोजिशन, दूसरा आपका कौन सा आता है? डिस्पोजिशन। एंड ये डिस्पोजिशन पार्ट में ही आपके डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन पार्ट रहते हैं। तो बेसिकली जब भी हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, चार चीज़ें पढ़ते हैं, ADME, दैट इज अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। उसमें भी आपके सब पार्ट्स हैं। तो डिस्पोजिशन को आपको याद रखना है कि कौन से डिस्पोजिशन में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ ड्रग इरिवर्सिबली, ठीक है। सो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें ड्रग जो है वो लॉस हो जाता है इरिवर्सिबली, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस रहता है एलिमिनेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैज टिश्यू परमेबिलिटी एज अ रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनमें से किस टाइप के ड्रग्स जो हैं उनकी टिश्यू परमेबिलिटी जो है वो आपका रेट लिमिटिंग स्टेप रहता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? सो दिस वन इज लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक, इन दोनों के लिए जो है ये आपका रेट लिमिटिंग स्टेप रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन वेयर ब्लड ब्रेन बैरियर डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से ब्रेन के किस पार्ट में ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वह एग्जिस्ट नहीं करता है? तो ट्रिगर एरिया है आपका एंड हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे आपका ब्लड ब्रेन बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज हैव बीन यूज्ड टू प्रमोट क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर बाय ड्रग, इनमें से कौन सी अप्रोचेज जो है वो यूज़ की जाती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए ड्रग के थ्रू? सो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं परमिशन एनहांसर्स को, जैसे कि DMS हो गया, ठीक है। ऑस्मोटिक डिसरप्शन कर सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की बाय मैनिटोल, एंड यू कैन ऑल्सो यूज डाईहाइड्रोपिरिडिन रिडॉक्स सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू सेरेब्रोस्पाइनल फ्रॉम ब्लड, ठीक है। सो इनमें से कौन सा जंक्शन है जो कि ड्रग की लो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टू सेरेब्रोस्पाइनल फ्रॉम द ब्लड? सो ये जंक्शन आपके रहते हैं कोरोइडल सेल जंक्शंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। मदर से फीटस, माँ से बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफ़र रहता है उसमें कौन सा बैरियर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है? सो दिस वन इज प्लाज्मा बैरियर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्कर इज यूज टू मेजर टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए जो मार्कर यूज किया जाता है दैट इज एंटीपायरिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनुलिन इज यूज एज अ मार्कर फॉर मेजरमेंट ऑफ, सो इनुलिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एज अ मार्कर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिट, इसको हम लीटर में भी मेजर कर सकते हैं एज वेल एज लीटर पर केजी में भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंडिंग साइट इज नॉट अवेलेबल इन HSA, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन में कौन सी बाइंडिंग साइट जो है वो अवेलेबल नहीं होती है? बेसिकली 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। पहली आपकी रहती है वारफ्रिन बाइंडिंग साइट, पहली इज वारफ्रिन बाइंडिंग साइट। जो सेकंड साइट रहती है दैट इज डायज़ेपाम बाइंडिंग साइट। जो आपकी थर्ड साइट रहती है, थर्ड साइट इज डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट। एंड जो आपकी फोर्थ रहती है दैट इज टेमॉक्सीफेन, दैट इज टेमॉक्सीफेन बाइंडिंग साइट। तो ये 4 साइट्स रहती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो इसमें आपका फिनाइटोइन बाइंडिंग साइट नहीं रहती है, एदा प्रोपाजेन ये भी आपकी एक बाइंडिंग साइट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर बाइंडिंग विद ड्रग, इनमें से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जिसमें
ड्रग की बाइंडिंग के लिए हाईएस्ट एफिनिटी रहती है। सो दिस वन इज ह्यूमन सीरम एल्बुमिन HSA। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जर डोज ऑफ डाइजॉक्सिन रिक्वायरमेंट टू इन्फेंट्स एज कम्पेयर टू यंग एज पेशेंट्स इज ड्यू टू। सो डाइजॉक्सिन की लार्जर रिक्वायरमेंट रहती है इन्फेंट्स में एज कम्पेयर टू यंग एज पेशेंट्स। किस वजह से? क्योंकि जो इन्फेंट्स रहते हैं उसमें ग्रेटर प्रोटीन बाइंडिंग रहती है ड्रग की एंड लार्ज रीनल क्लियरेंस होती है ड्रग की। सो दैट्स वाई। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर हायर हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, हायर हाफ लाइफ के लिए? सो दिस वन इज प्रोटीन बाइंडिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोअवेलेबिलिटी रेफर्स टू। बायोअवेलेबिलिटी टर्म का मीनिंग क्या है? तो बायोअवेलेबिलिटी होती है कि कितना आपका ड्रग जो है वो आपका एक्टिव फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, ठीक है, या किस रेट से पहुंच रहा है, कितने अमाउंट में पहुंच रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a drug has very high volume of distribution it is likely that this drug, so अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्मॉल है, सो वो ड्रग जो है दैट विल नॉट बी बायोअवेलेबल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में हमारे यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स से डायग्राम्स एंड अदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड किए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पे ये सारे के सारे आप खुद से स्टडी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। सो इनको आप डेफिनेटली PDF से स्टडी कर लेना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अनदर सब्जेक्ट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।